साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके फ़ायदे गिना रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं जो इसको मना कर रहे हैं कि इसका इंडिया के ऊपर अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको पॉलिटिक्स की नज़रों से देख रहे हैं। तो हमारा डिस्कशन सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस तक ही रहने वाला है। इसके फ़ायदे देखेंगे, ये होता क्या है, इसके नुकसान देखेंगे और लास्ट में क्या कंक्लूजन इसका निकल सकता है। देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है 2019 में मुझे याद है, तब हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दैट इज़ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने बताया था कि ऐसा करने की प्लानिंग चल रही है। तो तब भी न्यूज़ में था। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी गई है और जो इसके चेयरमैन कौन है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, और क्या काम है उनका कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना। तो और उसके साथ साथ एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 5-6 दिन के लिए। तो कुछ लोग इसको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। खैर, देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। सो दी वन नेशन वन इलेक्शन रिफर टू द कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो हम दो तरह के वोट देते हैं। एक देखते हैं हम लोग लोकसभा के लिए, एक हम लोग देते हैं जो भी आप स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो एक वोट आपका जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो जनरल इलेक्शन बोलते हैं, लोकसभा के लिए। दूसरा आपके सीएम को चूज करने के लिए आप वोट करते हैं। ठीक है, और भी इलेक्शंस होते हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ के होते हैं या फिर पंचायत के होते हैं। लेकिन जो साइमल्टेनियस जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा और स्टेट असेंबली को मर्ज करने की बात चल रही है। सो देयर बाय सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्शन साइकिल एंड रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्शन। होता क्या है कि अभी आपने इलेक्शन दी, जनरल इलेक्शन हुए जैसे 2014 में, उसके बाद क्या होगा, आपके स्टेट इलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं पूरे साल। तो ये देखा गया है कि एक बार इलेक्शन कराए जाए तो 2 वोट करा लिए जाएँ, एक तो लोकसभा के लिए और आपके स्टेट के लिए, दैट इज एक सीएम के लिए और एक पीएम के लिए। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो कोई सरकार थी ही नहीं, ना तो लोकसभा की थी ना राज्य सरकारें थी। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, एक साथ इलेक्शन करा लिए गए थे। सो द इनिशियली लोकसभा, दैट इज द हाउस ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया हैड इलेक्शन साइमल्टेनियसली इन 1950 टू 1957। उसके बाद हुए, लेकिन हुआ क्या बीच में कि केरला के अंदर जो वहाँ की सरकार थी वो डायलूट हो गई। अब नॉर्मली 5 साल की टेन्योर होता है, तो 5 साल का सिंपल है कि आज इलेक्शन होते हैं 2020 में होते हैं, 2025 तक वो पार्टी पावर में रहेगी। लेकिन अगर बीच में ही डायलूट हो जाते हैं तो जो टाइम पीरियड है उसके लिए इलेक्शन अक्सर करा लिए गए। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन था वो बीच में टूट गया। सो द सिंक्रोनाइज साइकिल वाज डिस्टर्बेड इन केरला इन जुलाई 1959 व्हेन द सेंटर यूज्ड आर्टिकल 356। ये आर्टिकल आप याद कर सकते हैं फॉर द जीके, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आर्टिकल 356 क्या होता है, ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल। अब वो प्रेसिडेंट रूल के पीछे क्या क्या कुछ और भी क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, उनका भी वो डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रख लीजिए कि 3 इमरजेंसीज होती है अपने इंडिया में। एक होती है आर्टिकल नंबर 352, इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। फिर होती है 356, इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। और एक होता है आर्टिकल 360, उसको बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कब इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल मतलब किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, उसको डायलूट किया जा सकता है। ठीक है, of the Constitution of India dismiss the Communist Party led government which has come to the power election of 1957। अब अगर केरला के अंदर इलेक्शन पहले से जो उनकी जो असेंबली थी उसको डायलूट कर दिया गया, तो इलेक्शन तो हम वेट नहीं कर सकते ना कि दोबारा इलेक्शन होगा 2-3 साल के बाद। ठीक है, तो बीच में इलेक्शन करा लिए गए, इसकी वजह से जो सिंक्रोनाइजेशन था वो टूट गया। अब हम बात करते हैं कि इसके फेवर में क्या है, क्या इसके फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले तो होता है कॉस्ट कटिंग। Holding all election together would reduce the overall cost of the conducting elections as resources like personnel, security, logistics, बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें काम दिया जाता है, तो वो एक साथ करा लेंगे तो हमारा टाइम और हमारा काम भी बचेगा, पैसे बचेंगे। फिर होता है सिंगल इलेक्शन सीजन। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि एक इलेक्शन अभी हुए, फिर किसी न किसी राज्य के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर किसी और इलेक्शन हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड कन्फाइन ऑल इलेक्ट्रल एक्टिविटीज टू अ सिंगल सीजन। ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगा के करा लीजिए पूरे 5 साल के लिए, लेकिन कंफर्म हो जाएगा कि हमारे सीएम कौन होने वाला है, पीएम कौन होने वाला है। प्रिवेंटिंग द फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन इन गवर्नेंस कॉज्ड बाय द इलेक्शन इन डिफरेंट स्टेट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, फिर आता है अनइंटरप्टेड गवर्नेंस। अब होता क्या है कि मान लीजिए हमारे जो लीडर्स हैं अगर वो इलेक्शन में ही लगे रहेंगे तो पॉलिसीज कब बनाएंगे। तो प्रोपोनेंट आर्ग्यू दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, इस पर हिंदी में बोलते हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, लेट्स से कि ये उत्तर प्रदेश एक स्टेट है और इलेक्शन कमीशन ने आज बोल दिया, दैट इज़ 5 सितंबर को, कि इसके इलेक्शन इस दिन होने वाले हैं, तो जिस दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाती है उसी टाइम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर दी जाए या किसी के हेट स्पीचेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च किया जाता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद ही, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं। सो ड्यूरिंग द इलेक्शंस हिंडर द गवर्नमेंट एबिलिटी टू अनाउंस प्रोजेक्ट्स और
पॉलिसी प्लान्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड रिड्यूस दिस इंटरप्शन। तो ठीक है, अब उसके पीछे रीजन आप बोल सकते हैं सर क्यों डेवलपमेंट प्लान क्यों रुक जाता है। इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अब उसको पता इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे स्कीम लॉन्च कर दे तो उसको एक फ़ायदा मिल सके कि हम लोग लैपटॉप बांटेंगे या फिर कुछ इस तरह की स्कीम जो वोटर्स को लुभावन दे सकते हैं। ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक सर्विसेज, द फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इलेक्शन कराने के लिए तो पर्सनल चाहिए होते हैं, आम जनता को जो कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी होगी, उनकी वोटिंग करानी है, सारे काम करने के लिए, तो उन सब जो देखा जाता है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको एक्चुअल ड्यूटी असाइन की जाती है। सो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस फोर्स वहाँ पर काम करेगी या फिर कोई स्टाफ के हैं, किसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के हैं, तो वो काम रुक जाएगा, तो उसका भी हमें देखने बचेगा। और दूसरा क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं बहुत पैसे उड़ाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है और सब चीज़ें भी, अब बार बार इलेक्शन हो रहे होंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे, और जब पैसे खर्च होते हैं आप सोच सकते हैं सर उसका ठीक है, और पार्टी खर्च कर रही है, इसमें आम जनता का क्या है या फिर इलेक्शन कमीशन सरकार क्या है। होता क्या है कि जब पैसे खर्च किए जाते हैं और पैसे आते कहाँ से हैं, तो उसकी फंडिंग की जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी हम लोग कवर अप कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या है। देखिए, एक तो होता है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्वॉल्व द मल्टीपल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग है, इन सबको सारा काम करना है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, और उसके लिए लॉजिस्टिक को बात देखना, किस तरह से मैनेजमेंट होगा, वो सब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान नहीं है। बायस्ड टुवर्ड नेशनल पार्टीज, अब कुछ लोग ये बात करते हैं कि जब लोगों को वोट करने की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसको ज़्यादा वोट प्रेफरेंस मिलती है, देखा भी होगा आपने। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन कुड फेवर नेशनल डोमिनेंट पार्टीज ओवर रीजनल पार्टीज, पोटेंशियली डिमिनिशिंग द वॉइस ऑफ द रीजनल प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब ऑल्दो इसके भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे तो 1 साल पहले जो बीजेपी ग्लैड गवर्नमेंट को वोट दिया गया दिल्ली के अंदर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगले साल वोट होता है तो आम आदमी पार्टी को जिता दिया। तो लोग आज ऐसा नहीं है कि समझदार है कि कौन सी पार्टी को जिताना है, बट हमें आर्गूमेंट पता होने चाहिए। फिर होता है गवर्नमेंट इनेबिलिटी। अब पूरे इंडिया के इलेक्शन कंडक्ट कराना, इट्स अ वेरी बिग टास्क, एक साथ कराना, आप सोच रहे हो, फिर स्टेडियम कराना है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना इन स्टार्टिंग, हमें बहुत सारी ईवीएम में भी बनानी पड़ेंगी, परचेज करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होगी। सो इफ एनी गवर्नमेंट वेदर एट द सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर टू कोलैप्स बिफोर completing its term, it will lead to significant political गवर्नेंस चैलेंजेस। अब ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि 2025 में पूरे इंडिया के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अब मान के चलो 2025 में हो जाएंगे तो जो टेन्योर बनेगा 2030 तक बनेगा, लेकिन जैसे केरल के साथ होगा ऐसा किसी और के साथ भी तो होगा, जबकि इवन ये होता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट 1 साल पहले डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा, तो ये इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ऊपर से संवैधानिक प्रोविजंस भी हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट ने बोला ऐसा करने वाले हैं तो हमारे संविधान में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। संविधान के साथ साथ ऐसा संविधान में कई सारे तरह के अमेंडमेंट प्रोसेस होते हैं, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो स्टेट है 50% स्टेट की भी ये होनी चाहिए। तो अगेन इट्स अ वेरी बिग टास्क। दूसरा यही चीज़ आती है, कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम लोग एक जो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि हम लोग बात करते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो इलेक्शन एक बहुत अच्छी पॉइंट है, हम उसको क्यों उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में ही होंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब बार बार इलेक्शन होते रहते हैं तो एक्चुअली जो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक चेक रहता है। उन्हें पता है कि मान लीजिए मुझे पता है कि 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं एक लीडर हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ लेट से, तो मुझे पता है कि 5 साल तक मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे पता है कि नहीं 2025 में इलेक्शन यहाँ पर हो गए, 2026 में किसी और स्टेट के होने वाले हैं, वहाँ पर मेरी पार्टी वहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाली है। तो मेरे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैं अपने जो लोगों के लिए सुनता रहूँ, जो हमारी जनता है उनको मैं कभी नेगलेक्ट ना करूँ। फिर दूसरा एक आर्गूमेंट ये भी दिया जा सकता है कि एक आता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक पर पर्सन 46 रुपये खर्च किए जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 20 रुपीज़ हैं खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 20-30 रुपये पर पर्सन खर्च किए जाते हैं। मतलब अगर आप वोट देते हैं तो आपके ऊपर सरकार 20-25 रुपये 30 रुपये खर्च करती है। तो बात ये आती है कि ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। जब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, इंडिया की हम जीडीपी कंपैरिजन में काम करें तो 500, 300 या 8,000 करोड़ जो बोला जाता है कि 8,000 करोड़ पे लगभग खर्च किए जाते हैं पूरे 5 साल में। तो ये इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है कि अगर हम लोग अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्शंस को ही हम लोग स्टेट पर ले लें। तो ये आर्गूमेंट्स हैं। फाइनली कंक्लूजन में बात की जाए तो ये दिया जा सकता है कि एनी डिसीजन रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड केयरफुली कंसीडर द यूनिक डायनेमिक ऑफ इंडियाज डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो हमें इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम इलेक्शन एक बार कराने के चक्कर में जो लोकल इंटरेस्ट है उनको हम लोग अंडरमाइन करें। एंड प्रोटाइजिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।